अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, पाकिस्तान के आइन, कवानीन और आला अदालतों के फैसलों के मुताबिक कादियानियों पर पाकिस्तान में कई कानूनी पाबंदियां आयद की गई हैं। कादियानी ना तो अपने आप को मुसलमान जाहिर कर सकते हैं और ना ही अपने मज़हब की तबलीग कर सकते हैं। इसके साथ साथ कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, अपनी इबादत के तरीके को नमाज नहीं कह सकते, अपनी इबादत गाहें मस्जिद की तर्ज पर भी नहीं बना सकते। लेकिन हम ये देखते हैं कि कादियानी इन कवानीन और आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए ना सिर्फ आइन में दर्ज अपनी हैसियत बतौर गैर मुस्लिम अक़लियत को तस्लीम नहीं करते, इसके साथ साथ कादियानी गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में अपने मज़हब की तबलीग भी करते हैं, अपनी इबादत गाहों को मस्जिद की तर्ज पर भी बनाते हैं और कुरान मजीद और उसके तहरीफ शुदा तर्जमे की इशाअत और तबात भी करते हैं। और मुबैना तौर पर इस तहरीफ शुदा तर्जमे कुरान को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से बाहर भी भेजा जाता है। कादियानी जमात की जानिब से तहरीफ शुदा तर्जमे कुरान की इशाअत और तबात के हवाले से 2022 में मुबारक अहमद कादियानी, जो कि कादियानी मदरसातुल हिफ्ज़ का प्रिंसिपल है, उस पर FIR का इंदराज किया गया, जिसके बाद जनवरी 2023 में इस मुबारक अहमद कादियानी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कादियानी मुलजिम मुबारक अहमद को इस केस में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम ऑर्डर पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट राव अब्दुल रहीम साहब ने। राव अब्दुल रहीम साहब इस अहम केस की लीगल टीम का हिस्सा होने के साथ साथ सीनियर लॉयर हैं। अब्दुल रहीम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम ज्वाइन करने का शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम राना साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। अब्दुल रहीम साहब, इस केस का पस मंज़र क्या है? केस का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि तहरीफ शुदा तर्जमा के साथ कुरान पाक के मसहफ़ की जो तबात हो रही है उसको रोकने के लिए एक अरसे से हम लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस काम के लिए, और हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर इसकी वक्तन फ़वक्तन दरख्वास्तें दी हैं। ये 2018 में जाके हमें एक रिट करनी पड़ी, जिसका 2019 में फ़ैसला हुआ लाहौर हाई कोर्ट में। उस फैसले से नेक्स्ट वीक पर अगले ही दिन इन्होंने ट्विटर अकाउंट पे कादियानियों ने एक ख़बर चलाई थी कि इस हफ्ते जो नुसरत जहां कॉलेज फॉर वोमेन का ग्राउंड है वहां पर मदरसातुल हिफ्ज़ और मदरसा आयशा की सालाना तकरीबात होंगी, जहां पर इनामात, असनाद और मिर्ज़ा मसरूर के साथ दस्तखतों के साथ कुरान तर्जमे वाले जो तहरीफ शुदा तर्जमा के कुरान पाक के मसहफ़ हैं वो तकसीम होंगे। हमने 6 तारीख को ये एप्लीकेशन दे दी थाने में, 7 तारीख को ये तकरीब हो गई। 6 को दरख्वास्त इसलिए दी थी कि इस तकरीब को फौरी रोका जाए, ये खिलाफ कानून अमर है तो इसको रोका जाए। 7 तारीख को ये तकरीब हुई, वहाँ पर यानी शाहिद गवाह हैं, उन्होंने देखा इस सारी तकरीब को। 14 तारीख को हमने दोबारा एप्लीकेशन दी कि इस पर एक्शन लिया जाए। इस पर 14/3/2019 से मुख्तलिफ JIT मुख्तलिफ तहकीकात शुरू कर दी गई। आपको पता है कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी जद्दोजहद कितना मुश्किल है, और ये ऐसा नहीं है अगर किसी साहब के जहन में ये है कि दरख्वास्त लेकर जाएंगे और वो फौरी FIR दर्ज कर देंगे, वो उससे पहले पूरा एक सिलसिले से, एक मशीनरी से गुजार देते हैं। तो ये 2019 में जब ये चलता रहा काम, ये हम मुख्तलिफ JIT भुगतते रहे, मुख्तलिफ ऑफिसर्स के सामने पेश हुए। अल्टीमेट 2020 में हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए दोबारा रेट कर दी, जिसका फ़ैसला 2022 में जाकर ये FIR दर्ज हुई, जिसके फ़ैसले के नतीजे में। और ये FIR हसन माविया के नाम से ज़रूर दर्ज हुई क्योंकि दरख्वास्त हमने दी, यहाँ भी कुरान बोर्ड में भी, लेकिन बेसिकली ये कुरान बोर्ड का लेटर था जो बज़रिया DPO पहुँचा, और ये रियासत का एक इदारा है कुरान बोर्ड, मेरा या आपका नहीं है। तो स्टेट की तरफ से ये FIR दर्ज हुई। बेसिकली ज़ाहिरी बात है, स्टेट खुद तो कुछ नहीं देख रही, हमने स्टेट को ये सारा कुछ बताया, स्टेट के इन्फॉर्मर हम थे, हमारा नाम क्योंकि उस दरख्वास्त के ऊपर था इसलिए ये FIR में दर्ज कर दिया गया। इशू एक आखिरी बड़ा अहम पोर्शन है, ये कुरान पाक था या किताब थी, इस जजमेंट के हवाले से इसमें क्योंकि बात होगी। ये मेरे पास कुरान पाक का मसहफ़ है, ये तर्जमा है इसमें। मुझे बताइए इसको क्या कहेंगे आप, तर्जमा कहेंगे या कुरान पाक कहेंगे? ये कुरान पाक के साथ तर्जमा किया हुआ है, तो अगर कोई और ऐसी किताब लिखेगा तो उसको क्या कहेंगे हम? बुक लिखी हुई है वो,
یا وہ قرآن پاک کا مصحف ہے جو جس میں تحریف کی گئی. میرا جو پاکستانی شہری ہے وہ تو عربی نہیں جانتا، وہ اس کو عربی نسخے کو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کی ٹرانسلیشن جو ہو رہی ہے اسی سے اس کو پتہ چلے گا اس کا کیا مقصد ہے. اور اگر ٹرانسلیشن میں تحریف ہو گئی تو وہ کیا سمجھے گا کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتایا جا رہا ہے. یہ میرے پاس اس سے بھی آگے میں چلتا ہوں، معرف القرآن کا نسخہ ہے. مجھے ذرا بتائیے کہ یہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ قرآن پاک کا نسخہ کہیں گے یا کوئی کتاب کہیں گے اس کو؟ یہ راستہ بتا رہا ہے، یہ ٹرانسلیشن کو مزید تشریح کر رہا ہے ایک مصنف جو ہے کہ قرآن پاک کے ان الفاظ کی کا مطلب یہ ہے. تو اس کو قرآن پاک کیسے نہیں کہا جا سکتا؟ یہ بک کیسے ہو گئی ہے؟ یہ بڑا اہم چیز تھی جو اس فیصلے کے اندر ہوئی، جو آپ نے سوال کیا. یہ پورا پس منظر یہ ہے اس کا. یہ 2018 سے بھی پہلے کی جدوجہد ہے، جس پہ جا کر 2019 کی درخواست پر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. میں دکھا دیتا ہوں ایف آئی آر. اس 2019 کی ایف آئی آر جو ہے ہماری، یہ 6/12/2022 کو درج ہو رہی ہے، اور 6/12/2022 تک ہم مسلسل درخواستیں دے رہے ہیں کہ یہ تمام ادارے چل رہے ہیں، ان تمام اداروں کو بند کریں، ان تمام اداروں کے اندر یہ کتابیں چل رہی ہیں، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ جب اریسٹ ہوتا ہے 2023 کے جنوری کے اندر، تو اس کے یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ جناب ہم یہ کتابیں چلا رہے ہیں، یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور آج تک سپریم کورٹ تک قادیانیوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتابیں ہماری نہیں ہیں، یہ ہم چلا نہیں رہے، یہ ہم آج بھی وہاں پر کتابیں نہیں شیئر ہو رہی. تو یہ ایسا ایشو نہیں ہے، یہ اس پوری صورتحال کا پس منظر تھا. راؤ صاحب، پاکستان میں قرآن مجید اور اس کے ترجمے کی اشاعت اور طباعت کے حوالے سے کون سے قوانین موجود ہیں اور یہ کب بنائے گئے؟ حسن صاحب، آپ نے جو پوچھا ہے کہ قوانین کیا ہیں قرآن پاک کی پرنٹنگ کے بارے میں، تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیں 2011 سے یہ